हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी यूनिट करते हैं बीपीएससी जो कोर्स है, बीए इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में बीपीएससी कोर्स है 101। तो उसकी आज हम यूनिट सेकंड करेंगे। ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या है और इसमें हम समझेंगे कि स्टेट एंड पावर इन सब में अंतर क्या होता है। देखो, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन हम चलते हैं। देखो, तो सबसे मेन चीज़ है कि एसेंस ऑफ पॉलिटिकल इज़ द क्वेस्ट। तो इसका मतलब होता है लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ की लंबी खोज। तो जो एसेंस है पॉलिटिकल का वो क्या है? एन ऑर्डर दैट मैन कंसीडर गुड। अच्छा, एक छोटी चीज़ आप बताइए मुझे। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप किस चीज़ की तलाश में हैं? तो आप कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें अच्छी हों, बेहतर हमें विकल्प मिलें और हम बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को आगे सरवाइव कर पाएँ या एंजॉय कर पाएँ, है ना? यही है ना? तो सेम है, जो एसेंस है ना पॉलिटिकल का वो भी यही है, दैट मैन कंसिडर गुड, कि जो इंसान के लिए अच्छा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, हम उसी की तरफ जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे आपने देखा है कि जब भी क्रांतियाँ होती हैं, जैसे ब्रिटिश जब यहाँ पे थे और हम उनके खिलाफ हुए, तो क्या था उसके पीछे कारण? उसके पीछे कारण था कि इन द इंडियन पीपल्स कंसिडर गुड, जो भारतीय लोग हैं वो कुछ अच्छा चाहते थे। तो अच्छा क्या? अच्छा मतलब वहाँ पे उनके लिए फ्रीडम है। ठीक है। तो ये चीज़ हुई। ठीक है ना? तो यही है एसेंस ऑफ पॉलिटिकल का। अब दूसरा उसमें देखें कि ये जो पॉलिटिक्स टर्म है ये कहाँ से आई है, तो ये आई है ग्रीक वर्ड पोलिस से। तो पोलिस का मतलब होता है सिटी और स्टेट। ठीक है। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं कि जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है। मीन्स हम सोसाइटी से अलग नहीं हैं, हम सोसाइटी का ही हिस्सा है, सोसाइटी का ही हम पार्ट हैं। ठीक है। और जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, समझो वो फिर हमारे लिए भी अच्छा होगा। मीन्स बात सिंपल है यहाँ पे। मैंने आपको जो पहले बोला कि एसेंस ऑफ पॉलिटिकल है, इट मीन्स द मैन कंसिडर टू बी द गुड। जो अच्छा है उसके लिए, उसकी ओर प्रयास करना, उसकी ओर आगे बढ़ना। ठीक है ना? तो यहाँ पे सेम है, अरिस्टोटल ने भी यही कहा है कि जो सम एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है ना वो बहुत ज़रूरी है। फिर से बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल, सम एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज असेंशियल टू द बेस्ट काइंड ऑफ बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कॉल्ड ए पॉलिटी। तो उन्होंने कहा कि मीन्स अरिस्टोटल डेमोक्रेसी के फेवर में है। वो कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट, कुछ तत्व लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और उसी को उन्होंने पॉलिटी कहा है। इसका मतलब अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ये पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटी है, इसका मतलब ही है कि जिस जिस भी राजनीति में, ठीक है ना, या जिस भी राज्य में, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ स्मॉल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी अगर मौजूद है, मीन्स थोड़ी फ्रीडम वहाँ पे है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, तो इसका मतलब यही सही मायने में पॉलिटी है। ठीक है। तो ये एक तीसरा डेफिनेशन हुई पॉलिटी का। तो पहला मैंने बताया कि मैन कंसिडर्ड गुड हुआ, दूसरा जो ग्रीक वर्ड पोलिस से निकला इसका मतलब है सिटी एंड स्टेट, और तीसरा ये अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल मीन्स सम एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज एसेंशियल फॉर द बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कॉल्ड ए पॉलिटी। ठीक है। तो ये तीन हमारी सिंपल सी चीज़ें हमने समझी कि पॉलिटी या पॉलिटिकल क्या है। नेक्स्ट, और फिर उसमें लास्ट में, हाँ यही है, देखो अरिस्टोटल ने यही कहा है कि जो रिवॉल्यूशन होता है ना, क्रांतियाँ जब होती हैं वो भी इसीलिए अराइज होती हैं क्योंकि मैन कंसिडर गुड, इंसान कुछ अच्छा चाहता है। मान लो आप शोषण आपका कोई कर रहा है, आपको दबाया जा रहा है, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो आप आवाज़ उठाएंगे ही। तो ये जो डिमांड फॉर इक्वालिटी, डिमांड फॉर फ्रीडम जो है ना, यही सही मायने में पॉलिटी है। ठीक है ना? तो इस सेंस में भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि पॉलिटिक्स एज ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी आप बुक पढ़े ना, तो ये जो मेन ऊपर लाइनें होती हैं इस पे ज़रूर फोकस किया करो। ठीक है। और ये मैं अंडरलाइन जानबूझ के नहीं करता हूँ क्योंकि ये तो अलग से ही ब्लैक में लिखा हुआ है, बट आप इसको ज़रूर इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेन चीज़ ऊपर वाली समझ आ जाती है ना, तो अंदर पहरा जो है वो ईजी हो जाएगा। तो जैसे देखो क्या है कि पॉलिटिक्स एज ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी,
तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी का मतलब ही क्या है? अब एक बात बताऊँ, मैं आपको पूरा नोट्स के साथ पढ़ के बता रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, ये क्या है? ये प्रैक्टिकल टीचिंग है, ठीक है ना? तो सेम है कि पॉलिटिक्स जो है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, ठीक है ना, वो एक साथ निकल के आते हैं। इसका सिंपल मतलब समझे तो यहाँ देखो, ये है कि पॉलिटिक्स क्रिएट एंड कंडीशंस all aspects of our lives and it is at the core of development of collective problem and the mode of their resolution। देखो ये भाषा पे आप कभी मत जाए, आप थोड़ा एसेंस समझें। उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, कैसे? तो सिंपल सी बात है भाई, हम सोसाइटी में रहते हैं, अरिस्टोटल ने भी यही कहा था कि वी आर ए सोशल एनिमल। तो हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में हैं तो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स भी होंगी, और जब कलेक्टिव जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको लेके हम रिजोल्यूशन भी तो करते हैं, समाधान भी तो ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो मीन्स प्रॉब्लम आई और फिर उसका हमें सॉल्यूशन निकालना, ये क्या है? ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है ना? तो इसीलिए पॉलिटिक्स को प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी कहा गया है। नेक्स्ट है फिर पॉलिटिक्स डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रीसियसली। प्रिसाइसली का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स को हम एक नैरो टर्म में नहीं बांध सकते। पॉलिटिक्स जो टर्म है वो वेरिड करती है, वेरिड का मतलब ये भिन्न भिन्न, आप उसको नैरो टर्म में नहीं देख सकते। पॉलिटिक्स एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, और उसको आप एक डिफाइन, एक प्रॉपर प्रिसाइजली का मतलब ही मैंने बताया ना कि एक प्रॉपर नैरो आप डेफिनेशन में नहीं बांध सकते। पॉलिटिक्स इज द एक्टिविटी बाय विच रीच बाइंडिंग कलेक्टिव डिसीजंस। तो ये जरूर आप याद रखें कि फिर भी अगर हमें, देखो पहली बात तो हमने यहाँ पे ये देखा इस टॉपिक से कि पॉलिटिक्स को आप किसी एक छोटी सी नैरो डेफिनेशन में आप नहीं बांध सकते। जैसे एक हैप्पीनेस मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आपसे उससे कोई कहे कि खुश जो है या खुशी क्या होती है, तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है भाई। किसी इंसान के लिए खुशी का मतलब है मेडिटेशन, किसी के लिए खुशी का मतलब है दूसरों की हेल्प करना, किसी के लिए खुशी का मतलब है सेक्सुअली प्लेजर, किसी के लिए खुशी का मतलब है मूवी देखना। तो इन द सेम वे जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स भी एक नैरो डेफिनेशन में हम नहीं बांध सकते, बट फिर भी अगर हमें एक डेफिनेशन देनी भी पड़े तो वो यहाँ पे दी हुई है कि पॉलिटिक्स एक वो एक्टिविटी है जिसमें हम कलेक्टिव डिसीजन तक पहुँचते हैं, ठीक है ना? कि किसी एक, मान लो कोई मुद्दा उठा, ठीक है, लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी जो लोग हैं वो अगर किसी एक कलेक्टिव डिसीजन, मतलब किसी एक सहमति पे पहुंचे हैं, तो यही सही मायने में पॉलिटिक्स है, ठीक है ना? तो ये एक यहाँ पे एक और आ गए पॉलिटिक्स की डेफिनेशन। तो ये सारे जो हमने अभी चीज़ें की हैं पॉलिटिक्स के बारे में ही कि पॉलिटिक्स क्या है, तो अलग अलग डायमेंशन उसके देखे हैं। नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। तो पॉलिटिक्स के लिए सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन। और एक चीज़ बताइए आप, जब कम्युनिकेशन होगा, संवाद होगा, तभी तो आप कलेक्टिव डिसीजन तक पहुंचेंगे। भाई आपके घर में मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, 5 लोग आपस में बात ही नहीं करते, तो आप किसी एक कलेक्टिव डिसीजन, एक कॉमन किसी डिसीजन पे आप कैसे पहुंचेंगे? लेकिन ठीक उल्टा, आपके घर में 5 लोग हैं, पांचों के बीच कम्युनिकेशन अच्छा है, तो कम्युनिकेशन अच्छा है तो उसमें से आपने अपनी बात रखी सबके सामने, और उसमें से फिर मेजोरिटी 5 में से 3 लोग भी अगर किसी बात पे सहमत हैं तो वो कलेक्टिव डिसीजन लेके वो आप काम कर लेंगे। तो यही है कि नेचर ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब भी है कि पॉलिटिक्स एक कलेक्टिव एक्टिविटी है जिसमें हर एक कोई पार्टिसिपेट करता है, और उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो कम्युनिकेशन इज़ द सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स, ठीक है ना? तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि जो पॉलिटिक्स जो है वो है इनएक्सेबल फीचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी है कि इंसान जो है वो अपने आप को एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है, वो सोसाइटी का ही पार्ट है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अरिस्टोटल ने कहा है कि मैन इज़ बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। हम सोसाइटी में ही रहते हैं, तो हम सोसाइटी से अलग नहीं है, ठीक है ना? तो जो भी ह्यूमन कंडीशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उनको सोल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के थ्रू ही हम उसको बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स में कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल, पॉलिटिक्स में आप कलेक्टिव डिसीजन पे ज़्यादा आपका जोर रहता है। आप एक्सकेप नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते। आप सोचिए कि मैं अकेला अलग से रह जाऊं, बिल्कुल मैं किसी से मेरा कोई मतलब ना हो, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है ना? तो पॉलिटिक्स का मतलब भी है कि ब्रॉड वे में कलेक्टिव
अप्रोच के साथ हम पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक और भी चीज़ है कि पॉलिटिक्स, अच्छा आप एक छोटी चीज़ बताइए, मान लो आप एक अपना प्राइवेट, आप खुद का कोई अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, और एक है आप सोसाइटी के लिए ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ बात है कि जो आपका खुद का फ़ायदा है वो, इसका मतलब नैरो पॉलिटिक्स हुई। फिर कई बार हम कहते हैं ना कि अरे वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो घर में भी पॉलिटिक्स चली हुई है, तो वो अगर है वो इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि वहाँ इंसान सिर्फ खुद के बारे में कोई बात सोच रहा है, ठीक है, और खुद को ही ऊपर उठाने की वो कोशिश कर रहा है, तो ये नैरो पॉलिटिक्स है। ठीक है, लेकिन सही मायने में जो पॉलिटिक्स होती है वो तो कम्युनिकेशन और कलेक्टिव डिसीजन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है ना। तो यही इसने यहाँ पे बोला है कि हमें नैरो पॉलिटिक्स नहीं करनी है, यहाँ ब्रॉड वे में हमें पॉलिटिक्स को समझना है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में है कि पॉलिटिक्स कंसिस्ट ऑफ पब्लिक चॉइस, है ना। तो पब्लिक चॉइस आएगी, ना कि इंडिविजुअल की चॉइस। तो ये हमने बहुत सारे पॉलिटिक्स के अलग अलग मतलब देखे जो एक बेसिक चीज़ थे। अब हम आगे उसमें स्पेशल टॉपिक चलता है कि पॉलिटिक्स है क्या। तो इसमें आप लिखेंगे ये रेफरेंस के रूप में अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, उन्होंने एक अपना लेक्चर दिया था 1918 में, और उस लेक्चर का नाम था पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन। ठीक है। तो जैसे आप कोई रोज़गार करते हैं, आपका कोई पेशा है, मीन्स आप डॉक्टर हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, टीचर हैं, इसी तरीके से ही है पॉलिटिक्स को। देखो वेबर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेबर पॉलिटिक्स इज ए वोकेशन। ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट लीडरशिप जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे कुछ लोगों को ये हमेशा लगेगा कि क्या ये जो अंडरलाइन किया होता है ये हमें पूरा रटना है। तो देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार दोस्तों, आप सब कुछ रट नहीं सकते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जोर देना है। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप बेहतर तरीके से आप चीज़ें लिख भी पाएंगे, और लॉन्ग टर्म में आपकी वो मेमोरी में स्टोर भी हो जाएगी, है ना। तो ये पूरा देखो, ये जो पूरा मैंने अंडरलाइन किया सारा नहीं रटना है, जस्ट आपको इतना समझना है कि वैक्स वेबर ने एक लेक्चर दिया 1918 में जिसका नाम है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। तो वोकेशन का मतलब आपको समझना है कि वोकेशन मीन्स होता है प्रोफेशन, और उसका मतलब क्या है। तो उसमें वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब ही है एक्सट्रीमली ब्रॉड बेस्ड। तो नैरो नहीं है, मैं ऑलरेडी बार बार ये रिपीट कर चुका हूँ कि नैरो नहीं, ब्रॉड। तो एक्सट्रीमली ब्रॉड बेस्ड एंड कंप्राइजेज एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लीडरशिप इन एक्शन। मीन्स लीडरशिप जो हो वो किसी के दबाव में काम ना करे। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो राजनेता होते हैं या जो लीडरशिप होती है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर लीडरशिप किसी के दबाव में काम कर रही है तो वही हाल होगा जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में तो कभी भी जो पॉलिटिक्स हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है वो हमेशा सत्ता से हाथ धो बैठती है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके ऊपर आर्मी वाले कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कभी उनके ऊपर चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो लीडरशिप का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स किसी के दबाव में लीडरशिप काम ना करे, तभी सही मायने में आप ब्रॉड वे जो है, ब्रॉड जो एस्पेक्ट है पॉलिटी का, वो आप फुलफिल कर सकते हैं। यही कहा है वेबर ने। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि देखो भाई सेम नैरो अगर टर्म में हम देखें तो नैरो टर्म का मतलब है जैसे सेक्सुअली पॉलिटिक्स, मतलब जो मेल है वो डोमिनेट अगर वुमेन को कर रहा है कि तुम सिर्फ सेक्सुअली प्लेजर के लिए बने हो, इस तरीके से अगर मेल डोमिनेट करता है फीमेल को, तो ये सेक्सुअली पॉलिटिक्स हो, ये नैरो पॉलिटिक्स है। सेम आप यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिक्स बाजी करते हैं तो वो भी पूरी सही पॉलिटिक्स नहीं है। मीन्स पॉलिटिक्स का मतलब ही आपको यहाँ देखना है कि ब्रॉड वे में। ठीक है ना। पहली बात वो ब्रॉड वे में हो, और दूसरी बात वो किसी फोर्स में ना हो, मीन्स कोई दबाव ना हो उसके ऊपर, इंडिपेंडेंट हो। तो अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ब्रॉड है, तो सही मायने में फिर वो अच्छी पॉलिटिक्स है। अदरवाइज हम फिर नैरो पॉलिटिक्स समझेंगे इसको। ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट है कि स्टेट क्या है। स्टेट देखो क्या है कि स्टेट अलग अलग तरीके से होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, तो हिटलर, मुसोलिनी, तो मुसोलिनी इटली में था ये, और हिटलर जर्मनी में। तो इन दोनों को फासिस्ट स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके की तानाशाही थी। ये डिक्टेटरशिप जैसा ही है जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में है, जहाँ पे एक ही उसकी पर्सन की चलती है, लेकिन यहाँ एक तरीके से आर्मी। ठीक है ना। तो आप उसको समझ सकते हो कि हिटलर और मुसोलिनी को फासिस्ट स्टेट कहा गया।
कुछ जगह आपको पता है कि जैसे सोवियत जब यूनियन था तो सोशलिस्ट स्टेट था, तो मीन्स गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती थी। चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वन पार्टी रूल है वहाँ पे। इंडिया में डेमोक्रेसी है। कहीं पे मान लो मोनैर्की है, मीन्स जहाँ राजा का रूल होता है। तो ये अलग अलग टाइप के जो स्टेट होते हैं, तो स्टेट जो है सेम वो भी वेरी करता है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के स्टेट होते हैं। बट मॉडर्न जो नेशन स्टेट की जो धारणा है, जो थ्योरी है, ये डेवलप हुई आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो उसमें हम अगर आगे चल के देखते हैं कि स्टेट यहाँ पे देखो क्या है, स्टेट का मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसने समझने की बात की है। तो अगर देखो आप कोई भी आप बात समझे, एक छोटी सी चीज़, अगर आपको किसी राज्य को समझना है, मीन्स आपको जैसे चाइना को समझना है या आपको अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी करना है, तो स्टडी अगर आप सोसाइटी को स्टडी करेंगे तो उससे उसी से आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पे किस तरीके का मतलब गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में आप कहीं पे भी जाने की, घूमने की आज़ादी है, कुछ भी पहनने की आज़ादी है, ठीक है। तो क्या है, इसका मतलब ही है कि वो डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। ठीक उल्टा अगर जैसे हम किसी राज्य में गए, नॉर्थ कोरिया में गए, वहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, ठीक है, डरे सहमे से लोग रहते हैं, ठीक है, खुल के बात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वहाँ का जो सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है वही बताता है कि वो जो वैसे जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं अ, या तो मोनैर्की में होंगे या डिक्टेटरशिप में होंगे या फासिस्ट स्टेट होंगे, ठीक है। तो लिबरल और जो डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं वहाँ पे प्रॉपर पार्लियामेंट होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो फासिस्ट जो स्टेट होते हैं वहाँ पे सिर्फ कोई अकेला लीडर, कोई अकेला पर्सन ही कंट्रोल करता है सभी चीज़ों को। तो वहाँ पे जुडिशरी, मीडिया ये सब फ्री नहीं होते, वहाँ सिर्फ एक ही इंसान की चलती है, ठीक है। तो हिटलर के टाइम पे ऐसा ही था, इसीलिए जर्मनी को उस समय फासिस्ट स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने यही समझा कि सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उससे उसी से हम समझ सकते हैं कि कौन सा स्टेट किस तरीके का है। नेक्स्ट है ये मिली बैंड का व्यू क्या है राज्य को लेके। तो ये भी आप रेफरेंस के रूप में ज़रूर लिखें कि मिली बैंड जो है, राल्फ मिली बैंड, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो उसमें वो कुछ एलिमेंट बताते हैं, कुछ टूल्स बताते हैं, ठीक है, कि एक जो राज्य है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला वो क्या कहते हैं कि अगर राज्य है, स्टेट है, तो उसमें सबसे पहला जो एपरेटस, एपरेटस का मतलब होता है टूल और इक्विपमेंट, कि सबसे पहला जो साधन है वो है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ। दूसरा वो कहते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट, जिसको उन्होंने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो लोग होते हैं, मीन्स ऑफिसर जो होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, तो ये सेकंड एलिमेंट हुआ राज्य का। तीसरा जो थर्ड एलिमेंट है वो है मिलिट्री और पुलिस, जो पीस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है, सिक्योरिटी को देखते हैं, तो ये थर्ड एलिमेंट है। फोर्थ एलिमेंट है जुडिशरी, ठीक है। फिफ्थ एलिमेंट है लोकल गवर्नमेंट, और सिक्स्थ और जो फाइनल एलिमेंट है वो है पार्लियामेंट और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये आप ध्यान रखें, सिक्स टाइप के एलिमेंट की बात की है अब किसने, तो राल्फ मिलीबैंड ने। किस बुक में, तो उस बुक का नाम था स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो एक्चुअली वो ब्रिटेन जो है ना उसको स्टडी करते हैं, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को स्टडी करके वो कहते हैं कि जो भी स्टेट है, जो भी मॉडर्न स्टेट होगा, ठीक है, उसमें 6 एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला है राज्य, मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा है सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी। तीसरा है मिलिट्री और पुलिस। चौथा है जुडिशरी। फिफ्थ है लोकल गवर्नमेंट और सिक्स्थ है पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आप जरूर लिखें। नेक्स्ट है वेरियस फॉर्म ऑफ स्टेट। तो हमने देखा कि ट्राइबल स्टेट भी होते हैं, जो आज भी कबीले वगैरह जंगलों में लोग रहते हैं, ठीक है। ग्रीक सिटी स्टेट जो थे ग्रीक के टाइम पे वो अलग से थे, ठीक है। फिर मैंने जो आपको बात की फासिस्ट स्टेट, कहीं पे मोनार्की, कहीं पे डेमोक्रेसी, तो ये अलग अलग टाइप के स्टेट हैं, ठीक है ना। इन सब में जो सबसे मेन है अभी मॉडर्न में, जब हम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न स्टेट को ही कहते हैं नेशन स्टेट। और नेशन स्टेट की जो धारणा है वो प्रॉपर क्या है, उसमें यही है कि आपकी टेरिटरी होगी, आपकी बाउंड्री होगी, और रिप्रेजेंटेटिव आपके वहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट जो ऊपर मिलीबैंड ने बात की थी वही नेशन स्टेट की धारणा को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर यहाँ पे आता है कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, ये कब से ये वर्ड पड़ा था, ये कब आया है वर्ड। तो मॉडर्न नेशन स्टेट जो वर्ड है ये अराइज हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। मीन्स ये एक ट्रीटी साइन हुई थी 1648 में यूरोप में। ठीक है, तो उस ट्रीटी के बाद ही जो मॉडर्न नेशन स्टेट है इसकी धारणा निकल के आई। और दूसरा हम ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई है उसी दौरान की बात है। तो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही एक्चुअली क्या होता था ना, उस दौरान यूरोपियन जो राज्य हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट था उनके बीच। तो बाद में जो है उन वो लड़ाई को सॉल्व करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन करते हैं, और वहीं से जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो निकल के आता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा ये मार्क्स लिबरल और मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है स्टेट को लेके। तो जो लिबरल जो लोग हैं, लिबरल जो थिंकर हैं, वो कहेंगे कि लिबरल स्टेट वो होते हैं जहाँ पे लोगों को फ्रीडम है, ठीक है, इक्वालिटी जहाँ पे है, और आप इंजॉय कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल जो आपकी नीड है, आप इंटरेस्ट हैं, आप उनको भी परस्यू कर सकते हैं। लेकिन जो मार्क्सिस्ट जो स्टेट हैं वो कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी में कोई भी अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, तो डिवीज़न नहीं होना चाहिए, क्लास लेस सोसाइटी की बात करते हैं ये। और ये कहते हैं कि अगर कहीं पे अमीरी और गरीबी है तो रिवॉल्यूशन, क्रांति करके उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो सिंपल है मार्क्सिस्ट का व्यू, आप जब भी आप जाने तो मार्क्सिस्ट इक्वालिटी मीन्स वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे। वो कहते थे कि सारी चीज़ें कंट्रोल करे गवर्नमेंट। लेकिन जो लिबरल लोग थे वो कहते थे कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन भी होना, मतलब प्राइवेटाइजेशन के ज़्यादा पक्ष में थे। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल की चॉइस है, जो जैसे वो रहना चाहे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। मैंने लिबरल का बताया, मार्क्सिस्ट का बताया, तो नेक्स्ट है कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि आप जब लिखेंगे ना कि राज्य का मतलब क्या है, तो ये अलग अलग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लिबरल, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं, फेमिनिस्ट वो होते हैं जो वुमेन को आगे रखते हैं, वुमेन के अधिकारों की बात करते हैं। तो फेमिनिस्ट के व्यू दो व्यू हैं, लिबरल व्यू और रेडिकल व्यू। जो लिबरल जो फेमिनिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि जो मैन और वुमेन है वो इक्वल हैं, और इसीलिए हमें वुमेन की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, पार्लियामेंट में उनकी भी सीट बढ़नी चाहिए। इस तरीके से बात करते हैं लिबरल फेमिनिस्ट। लेकिन जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, तो रेडिकल का मतलब ये है जो क्रांति की बात करते हैं। तो ये सीधा कहते हैं कि समाज में जब तक चीज़ें नहीं सही होंगी, जब तक मेल जो डोमिनेटेड सोसाइटी है वो ख़त्म नहीं होगी, और जब तक सोसाइटी में जो ये पैट्रियार्की जो सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक वुमेन की सिचुएशन सही नहीं हो सकती। तो देखो, नैरो व्यू का मतलब क्या है, रेडिकल का मतलब ये आप किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, आप कह रहे हो कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब चीज़ें बेहतर होंगी, इसका मतलब आपका रेडिकल व्यू है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अपने अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे लिबरल फेमिनिस्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी सीट बढ़ाओ, ठीक है, मीन्स वुमेन की सीट बढ़े, इनको एजुकेशन अच्छी मिले, इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। इसका मतलब ये किसी को ख़त्म नहीं करना चाह रहे, ये सिर्फ खुद के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऐसी सोच होती है ना, ये लिबरल सोच होती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं बाद में पढ़ूंगी, या मेरा बाद में अपना जॉब कुछ सब बाद में है, सबसे पहले ये पैट्रियार्कल सोसाइटी ख़त्म हो, सबसे पहले मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ख़त्म हो, तो अगर आपका ध्यान किसी चीज़ को ख़त्म करने पे, इसका मतलब आप रेडिकल व्यू हो। तो यहाँ पे ये फेमिनिस्ट के भी दो व्यू हमने देखे, रेडिकल व्यू और लिबरल व्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। वोकेशन मतलब प्रोफेशन। ये किसने बोला था, ये मैक्स वेबर ने बोला था, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और वैसे इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे वेबर ने कहा कि कुछ एलिमेंट हैं, जैसे जो नेशन स्टेट होते हैं, मॉडर्न नेशन स्टेट, तो उनकी गिवन टेरिटरी होगी। मीन्स अपना इंडिया है तो उसकी कोई ना कोई बाउंड्री होगी ना, तो गिवन टेरिटरी को ही बोला गया है जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जिसके ऊपर राज्य का कंट्रोल होगा। दूसरा कि फिजिकल फोर्स मींस आर्मी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस, ये सब होंगी, और इनका सरकार यूज़ कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, और थर्ड जो है वो यही है कि
मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब ही होता है जो लॉ के अकॉर्डिंग, जो रूल के अकॉर्डिंग सही हो। तो एक छोटी चीज़ ले लो, कभी हम हंगामा करते हैं, कभी हम कोई गलत चीज़ करते हैं तो पुलिस हमें रोकती है ना, फोर्स का यूज़ करके, पावर का यूज़ करके, या हमें एक तरीके से अरेस्ट कर लेती है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सेम, अब हमें मतलब ये 3 एलिमेंट की हमने बात की है कि गिवन टेरिटरी होगी जिसके ऊपर राज्य का कंट्रोल होगा, और फिजिकल फोर्स जो है आर्मी पुलिस ये सब होगी, और इस फिजिकल फोर्स, इस आर्मी पुलिस का हम सरकार जो है मीन्स राज्य यूज़ भी कर सकता है, ठीक है ना, विद प्रॉपर लेजिटिमेट मीन्स रूल के तहत। आगे वेबर ने ये भी बोला कि पॉलिटिक्स का मतलब भी है स्टार्विंग टू शेयर पावर। स्टार्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मेहनत करना, टू ट्राई वेरी हार्ड टू समथिंग, है ना। तो वेबर ने यही कहा कि पॉलिटिक्स का मतलब भी है पावर को ऑक्यूपाई करना या पावर को गेन करना, ठीक है ना, यही सही मायने में पॉलिटिक्स है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे टर्म्स निकल के आई। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, मार्क्स ने एक बुक लिखी थी, एक लेटर लिखा था जिसका नाम है 18th ब्रूमेरी ऑफ लुइस बोनापार्ट, ठीक है। तो आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट सीधा आप इतना ध्यान रखें कि उन्होंने ये कहा है, इन्होंने मिस मार्क्स ने कहा है कि स्टेट जो है, स्टेट वुड बी अबोलिश्ड एंड सोसाइटी वुड गवर्न इटसेल्फ। मीन्स ये कह रहे हैं, ये एक ऐसे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जैसे इन्होंने फ्रांस का उठाया एक्चुअल में। ये कह रहे हैं कि जो फ्रांस है वो धीरे धीरे नो डाउट ग्रो करे। देखो आपको एक छोटी चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ, आप ऐसे समझो, मार्क्स से जब भी पूछा गया ना तो वो कहते थे कि पहले क्या होगा, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आएगी, मीन्स समाज में अमीर और गरीब के बीच गैप बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या है, जो गरीब लोग हैं क्रांति करेंगे, रिवॉल्यूशन कर देंगे, तो उससे क्या है समाज में इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब सभी इक्वल हो जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा, सोसाइटी जो है मीन स्टेट जो है, स्टेट वुड बी एबोलिस्ड। तो स्टेट, ये राज्य, ये सब सरकारें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी, और सोसाइटी वुड गवर्न इटसेल्फ, और सोसाइटी सिर्फ खुद से अपने आप से ही गवर्न करेगी, वहाँ पे ना कोई राजा होगा ना कोई नौकर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का मार्क्स का व्यू है, और यही इन्होंने कहा है 18 ब्रूमेरी ऑफ लुइस बोनापार्ट में। नेक्स्ट है हमारा लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। लेजिटिमेट का मतलब ये होता है जो लॉ के तहत सही हो। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ ये बताया गया है, ये जो बार बार वर्ड आएगा कोरिजन, कोरिजन का मतलब होता है पावर को फोर्सफुली यूज करना। जो मैंने आपको अभी बताया कि पुलिस कई बार क्या करती है, पावर का यूज करती है, या सेम सरकार भी आवाज़ को दबाना हो या कोई हंगामा कर रहा हो तो उसको कंट्रोल करना हो, तो सरकार के पास ये लेजिटिमेट पावर है। तो यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ही है कि स्टेट हैज़ द लेजिटिमेट पावर टू यूज़ द फोर्स, ठीक है ना। तो यही इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, तो आप इनको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो ये राज्य होता है, स्टेट, ये दोनों तरीके से अपनी पावर का यूज़ करता है। पहले तो पावर को यूज़ करता है सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो फियर ऑफ सैंक्शन, जैसे एक छोटी चीज़ है, हेलमेट हमें अलाउड किया गया है, तो हम पुलिस अगर हमें कुछ नहीं भी कहती है तो सबसे पहले रूल जो है, रूल में साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान हो जाएगा। तो फियर ऑफ सैंक्शन सबसे पहले इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले, अब ऐसा थोड़ी ना कि पुलिस डायरेक्ट डंडे ही चला देगी हमारे ऊपर, ऐसा नहीं होता है, पहले फियर ऑफ सैंक्शन दिया जाता है। लेकिन हम नहीं मानते, बदतमीजी करते हैं, ठीक है, और ना हेलमेट पहनते हैं, तो फिर वो जो स्टेट है, राज्य है, उसके पास पावर है ना, ही हैज़, या स्टेट हैज़ द पावर, लेजिटिमेट पावर टू यूज़ द फोर्स। तो पनिशमेंट के रूप में हो सकता है, आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट है ये मैक्स वेबर ने लेजिटिमेशन को लेके क्या बोला है। तो मैक्स वेबर ने भी यही कहा है कि 3 तरीके से जो लेजिटिमेट है मीन्स पावर का यूज़ करते हैं अलग अलग राज्य या अलग अलग जो लीडरशिप होते हैं वो। तो फिर से बोल रहा हूँ, वेबर ने कहा कि 3 टाइप ऑफ लेजिटिमेशन होता है, या 3 मेथड होते हैं जिनके थ्रू पावर को जस्टिफाई किया जाता है या फिर लोग पावर में आते हैं।
तो पहला है ट्रेडिशनल डोमिनेशन। इसका मतलब पहले क्या होता था आपको पता है, कबीले हुए, ऐसे जो चीज़ें थी, वहाँ पे जो ताकतवर होगा वही राजा बनता था, वही सरदार बनता था। तो ये हुआ ट्रेडिशनल डोमिनेशन, मीन्स जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, तो वही पावर को गेन करेगा, वही पावर को जस्टिफाई करेगा। ये सबसे पहला मेथड था। दूसरा मेथड जो है वो है ये करिस्मेटिक लेजिटिमेशन। जैसे कई बार लोग सिर्फ इसीलिए आपकी बात मानते हैं क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो एक पूरा करिश्माई व्यक्तित्व है। जैसे हिटलर जो था, तो हिटलर की लोग बात इसलिए मानते थे क्योंकि उसकी बातों से वो प्रभावित हो जाते थे। जब वो बोलता था तो लोगों को लगता था कि वाओ, मीन्स कितना तगड़ा बोलता है। ठीक है ना। तो ये होता है क्रिस्मेटिक लेजिटिमेशन, मीन्स इसके थ्रू भी आप पावर को होल्ड कर सकते हो। और जो थर्ड होता है वो होता है लीगल और रैशनल तरीका, जिसमें आप प्रॉपर वोटिंग के तहत या प्रॉपर रूल और रेगुलेशन के तहत आप पावर को ऑक्यूपाई करते हो। तो ये 3 मेथड बताए हैं वेबर ने पावर को लेजिटिमेट करने के। ठीक है, या कैसे पावर को आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेजिटिमेशन, सेंट्रल कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेम बार बार ये वर्ड आ रहा है। तो लेजिटिमेशन का मतलब यहाँ पे अब अलग थिंकर बोलेगा, जैसे मैक्स वेबर का हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पे सी राइट मिल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो लेजिटिमेशन है ये बहुत ज़रूरी है, सेंट्रल कंसेप्शन है। कंसेप्शन का मतलब भी है यहाँ अवधारणा। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए सबसे मेन आइडिया है लेजिटिमेशन। इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब भी हुआ कि कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दें, देखो कंसेंट का मतलब होता है सहमति। तो जो थर्ड वेबर ने जो थर्ड बात की थी, मीन्स लीगली आप पावर को ऑक्यूपाई अगर करते हैं, जैसे अभी ले लो हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शन होते हैं, फिर प्रॉपर हमारे नेता चुनते हैं, तो ये क्या है, ये कंसेंट ग्रांटेड पावर है। मीन्स लोगों ने अपनी सहमति दी है, लोगों ने वोटिंग की है, तब वो लीडर जो है वो चुन के आया है। ठीक है ना। तो ये कंसेंट भी बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है ना। तो ये इसमें मेन आपको चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट है डीलेजिटिमेशन का क्या मतलब होता है। देखो लेजिटिमेशन का मतलब होता है मानना, किसी चीज़ को स्वीकार करना, या लॉ के तहत उसको स्वीकार करवा देना। अगर कोई लोग नहीं मान रहे हैं तो लीगली मेथड के थ्रू हम लोगों को मीन्स मंजूर उनको मनवा सकते हैं। डीलेजिटिमेशन का मतलब है कोई चीज़ है, कोई सत्ता है, कोई सोसाइटी में कोई प्रॉपर सिस्टम है, उसको मना करना। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे देता हूँ। जैसे डीलेजिटिमेशन का देखो फ्रांस में क्या था, पहले वहाँ डिवाइन राइट का कॉन्सेप्ट चला। मीन्स जो राजा है वही सबसे बड़ा अथॉरिटी होगी। ठीक है। और ये सारी चीज़ें थी, अरिस्टोक्रेसी मतलब प्रीस्ट जो फादर लोग हैं वो डोमिनेट करेंगे। लेकिन बाद में जब लोगों को लगा कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रांति की। तो डीलेजिटिमेशन का मतलब भी है कि जो भी आइडिया है, जो भी एक आपका व्यू है जो एग्जिस्टिंग में जो हमेशा से चलता आ रहा है, उस आइडिया को अटैक करना, उस आइडिया को मानने से मना कर देना। ठीक है ना। तो ये है डीलेजिटिमेशन। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जैसे अभी चाइना में क्या है, चाइना में अभी 1 पार्टी रूल है, तो वहाँ के लोग अभी क्रांति नहीं कर रहे। छोटी सी बात है, जो जैसा आइडिया है, जैसा जो पैटर्न है उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो क्या है, वो एक तरीके का लेजिटिमेशन ही है। लेकिन वो लेजिटिमेशन आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल लेजिटिमेशन है, पावर का आप उसको यूज़ कर सकते हो कि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा दबा के धमका के इस तरीके से वहाँ पे अपनी सत्ता जो है वो वहाँ के जो नेता बचाते हैं। लेकिन डीलेजिटिमेशन मतलब कल को अगर वहाँ क्रांति हो जाए, लोग सड़कों पे उतर आए और वो कहें कि हमें लोकतंत्र चाहिए, तो ये डीलेजिटिमेशन है। मीन्स अपने जो आइडिया है, एग्जिस्टिंग में कोई आपका स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कोई आइडिया है, उसको टारगेट करना ही है डीलेजिटिमेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है मैन्युपुलेटेड कंसेंट का मतलब है क्या है, ये भी बहुत अच्छा है। मैन्युपुलेट कंसेंट का मतलब है, चाइना का बेस्ट एग्जांपल है मैन्युपुलेटेड कंसेंट। देखो मैंने अभी जस्ट आपको एक चीज़ बताई कि चाइना में 1 पार्टी रूल है और वहाँ भी कोई क्रांति नहीं हो रही, मीन्स लोग विरोध नहीं कर रहे और लोगों को वहाँ पे एक तरीके से दबाया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। तो वहाँ लोगों की सहमति जरूर है, ये बात तो आपको भी समझ आ भाई, सहमति नहीं होती अगर तो लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, इसका मतलब लोग भी कहीं ना कहीं सहमत हैं 1 पार्टी से।
लेकिन उस सहमति को हम मैन्युपुलेटेड कंसेंट बोलेंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो मैन्युपुलेटेड कंसेंट का मतलब ही है क्या, जिसमें आप फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब ही है कि आप अंदर से तो चाहते हो कि लोकतंत्र आए, फ्रीडम मिले, आपको भी अधिकार हो, बोलने की आज़ादी हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप दबाव में हैं किसी तरीके के, आप किसी खतरे को मोल नहीं लेना चाहते, आप सोचते रहे ठीक है कौन पंगा मोल ले। तो ये जो है कंसेंट तो आपका है, सहमति है आपकी, लेकिन आप दबाव में वो सहमति दे रहे हैं, तो ये है मैन्युपुलेटेड कंसेंट। ठीक है ना। और इसके बारे में किसने बोला है, तो सी राइट मिल ने भी इसको डिफाइन किया है कि मैन्युपुलेशन का मतलब ही है कि इंसान जो है उसको कहीं ना कहीं फॉल्स कॉन्शियसनेस के थ्रू, मीन्स गलत अवधारणा के थ्रू आप उसको अपना जो मीन्स अपनी बातें मंगवाते हो। तो मैन्युपुलेटेड कंसेंट आप ध्यान रखें इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना। तो मैन्युपुलेशन कैन ओनली अकर वेयर फ्री चॉइस डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैन्युपुलेशन जब भी ये वर्ड आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैन्युपुलेशन का मतलब ही है कि लोगों के पास फ्री चॉइस नहीं है, बस वो किसी दबाव में और किसी कारण से वो कंसेंट अपनी सहमति दे रहे हैं। ठीक है ना। तो वो एक तरीके की सही सहमति नहीं है ना वो। भाई हम हमारे यहाँ लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, हम अपने नेताओं को चुनते हैं तो वो प्रॉपर फ्री कंसेंट है, हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। लेकिन अगर हमें दबाव से कनपटी पे बंदूक टांग के अगर हमें हमसे वोट कराई जाए तो इसका मतलब वो मैन्युपुलेटेड कंसेंट होगा। ठीक है ना। ये है। नेक्स्ट है पर्सनल ऑफ द स्टेट मशीनरी द एलाइट। द एलाइट, एलाइट का मतलब होता है अमीर लोग। ठीक है ना। जो पावर, जैसे पावर में तो नहीं होते लेकिन बिजनेसमैन बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े आपके जैसे जो पावरफुल लॉबी में जो लोग हैं, जैसे आर्मी में टॉप पोस्ट पे, बिजनेस में टॉप पोस्ट पे, जुडिशरी में, तो ये इन वर्गों की क्या है, इनका एक एलाइट वर्ग बन जाता है। और ये भी कई बार क्या करते हैं, जो स्टेट मशीनरी है यार, जो सरकार है, उसको डोमिनेट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एलाइट, स्टेट एलाइट का, ये दिया था ग्रिफ्थ ने। तो ग्रिफ्थ ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ द जुडिशरी। उसमें उन्होंने ये स्टेट एलाइट के बारे में बात की है। उन्होंने बोला है कि जैसे ब्रिटेन का वो शो करते हैं कि वहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 फुल टाइम प्रोफेशनल जो जज हैं वो एलाइट प्रोडक्ट हैं। इसका मतलब ही है कि वहाँ 5 अगर जज हैं तो 5 जज में से जो 4 जज है ना, वो कहीं ना कहीं आए हैं अपनी पावर का, या उनके जो ऊपर बैकग्राउंड में उनके ऊपर कोई उनकी फैमिली में उस पोस्ट पे थे, तो उस तरीके से वो सत्ता में आए हैं। तो ये जो है ये स्टेट मिस, आपको बस इतना समझना है, इसको टेक्निकल भाषा में मत जाइए आप, वो बुक में आपके हैंडलाइन मैंने किया हुआ है, आप उसको देख लेना। जस्ट आप इतना समझ लो कि स्टेट एलाइट का मतलब ही है जब, अभी जैसे ले लो हमारे यहाँ पे राजनेता हैं, उनकी फैमिली जो है उस वही एमपी बन जाते हैं, उन्हीं को टिकट मिलती है। तो ये सब क्या है, ये स्टेट एलाइट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो स्टेट एलाइट का मतलब ही है कि जिस जहाँ पे जो ये एलाइट वर्ग है अगर ये पावर को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना, तो ये स्टेट एलाइट का कॉन्सेप्ट है। और ये भी सही मायने में जो ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो हम इसको नहीं कह सकते, बट हाँ होता ये ज़रूर है, क्योंकि इंडिया में भी ले लो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी चंदा देते हैं गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल पार्टियों को, और वो अपने हिसाब से फिर पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी करवा देते हैं, है ना। तो सेम है स्टेट एलाइट का मतलब, आप ध्यान रखें कि कोई भी राज्य है तो वहाँ स्टेट एलाइट भी होता ही है, और ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्रिफ्थ ने। लेकिन इसमें ना मार्क्स वेबर एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट में कहते हैं कि लीडरशिप का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। उन्होंने कहा लीडरशिप का फ्री होना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लीडरशिप फ्री नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, अगर वो स्टेट एलाइट वाली ही लीडरशिप होगी, ये सारी चीज़ें एक जैसी मैंने आपको बताई कि जैसे इंडिपेंडेंट अगर नहीं है, ठीक है, या स्टेट एलाइट है, ठीक है, या फिर जो प्रॉपर फ्री कंसेंट के थ्रू जो लोग चुन के नहीं आए हैं, तो ये जो सारी लीडरशिप है ये हमेशा नुकसान पहुंचाएगी देश को। और ये मैंने साइड में लिखा है पाकिस्तान की सिचुएशन, तो ये उसी को आधारित है, ये कि अगर आपकी पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी लीडरशिप जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ आर्मी जो है, आर्मी ब्यूरोक्रेसी जो लोग हैं,
ठीक है, ऑफिसर जो लोग हैं वो पावर को छीन लेंगे आपसे, ठीक है, और वो अपने मन मानने से फिर चीज़ें करेंगे। जैसे अभी ले लो ये म्यांमार में भी देखो आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो गया है, श्रीलंका में देख लो कैसे क्राइसिस हैं। तो ये सब क्या एग्जाम्पल शो करते हैं, ये एग्जाम्पल शो करते हैं कि लीडरशिप जो है उसका स्ट्रॉन्ग होना, इंडिपेंडेंट होना, पावरफुल होना, और उसके पीछे जो लोगों का सहयोग, फ्री कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तभी सही मायने में जो राज्य है वो सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज जो राज्य है वो मुसीबत में फंसेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। सो इतना ही आज रोकते हैं। थैंक यू सो मच।